नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अच्छी खबरें, बढ़िया खबरें जो आपके लिए जरूरी है। पंजाब की 117 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। पहले घंटे यानी सुबह 9 बजे तक राज्य में करीब 5% यानी कुल 4.8% मतदान की खबर है। मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता आज सभी 117 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यवासियों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि जैसा कि आज पंजाब में मतदान होने जा रहा है, प्रगतिशील बदलाव के लिए अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करें। साथ ही अपने परिवार और दोस्तों से बाहर निकलने और वोट करने का आग्रह करें, क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज राज्य के 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के बाद चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार शुक्रवार को समाप्त हो गया। यादव लैंड कहे जाने वाले इटावा, मैनपुरी, औरैया में भी आज वोटिंग हो रही है। करहल और जसवंत नगर सीट इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है। करहल से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, ये शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 627 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें से 97 महिला उम्मीदवार है। तीसरे चरण में 2 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 1 करोड़ 16 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 99 लाख से ज्यादा महिला मतदाता है, जबकि 1000 से अधिक किन्नर मतदाता शामिल हैं। मतदान पर नजर रखने के लिए आयोग द्वारा 52 सामान्य पर्यवेक्षक, 16 पुलिस पर्यवेक्षक और 19 एक्सपेंडिचर पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,968 ही नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से 673 लोगों की मौत दर्ज की गई है। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामले 2,24,187 रह गए हैं। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.28% पर पहुंच गई। साथ ही पिछले 24 घंटों में कोरोना से 48,847 लोग ठीक हुए, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ के पार हो गई। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.68% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.27% दर्ज की गई है। अब तक 175.37 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके 5 फरवरी के सरकारी आदेश में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि केवल कॉलेज विकास समितियों को स्कूल की पोशाक तय करने का अधिकार दिया गया है। महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदकी ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को बताया कि सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए एक सतर्क रुख अपनाया और इसलिए उसने सीडीसी को स्कूल की पोशाक तय करने की शक्तियां सौंप दी। हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका के संबंध में सुनवाई के दौरान नवदकी ने कर्नाटक हाईकोर्ट को पूर्ण पीठ को बताया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य का सतर्क रुख बताता हूं कि जहां तक मामला शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों के मुद्दे से संबंधित है, तो हम इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन में लगातार हो रहे बम धमाकों के बाद वहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया। लोग बस और गाड़ियों में सवार होकर पोलैंड बॉर्डर की ओर रुख करने लगे हैं। इन लोगों की संख्या करीब 3 लाख है। उधर अलगाववादियों के हमले को देखते हुए रूसी कब्जे वाले इलाके में रह रहे लगभग 7 लाख लोग भी घर छोड़ सुरक्षित जगहों के लिए निकल पड़े हैं। वहीं इन लोगों को शरण देने के लिए रूस ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। यूक्रेन के इन दोनों सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या करीब 10 लाख है। इन लोगों को डर है कि यूक्रेन और रूस से युद्ध होने पर तबाही का पहला शिकार यही लोग बनेंगे।
आज राजस्थान के कोटा में रविवार सुबह नयापुरा के पास छोटी पुलिया से एक तेज रफ्तार कार चंबल नदी में गिर गई। इस हादसे में दूल्हे सहित 9 बारातियों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और निगम के गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। नदी में डूबे सभी लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बारात चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन के भैरू नाला की हरिजन बस्ती जा रही थी। सभी 9 लोग एक ही कार में सवार थे। ऐसा दुर्घटना ईश्वर करे किसी के साथ ना हो, लेकिन हम तेज रफ्तार तेज गाड़ी रोज मरते हैं, रोज सड़कों पर हादसों पर मरते हैं, लेकिन मजाल कि हम अपनी रफ्तार को धीरे कर लें। यूँ लगता है कि जैसे सिर्फ दूसरों की ही मौत आएगी। हम पता नहीं अखबार भी पढ़ते हैं या नहीं, या हमको ऐसी खबरें भी मिलती है या नहीं। तो इसलिए अपनी रफ्तार को थोड़ा धीरे रखें ताकि हम और दूसरे लंबा जीवन जी सके। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के आरएस मेंस देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अब भी हमारी सुन ले, क्योंकि सिलेबस में ऐसा बदलाव किया गया है कि जब तक हमें समय नहीं मिलेगा हम सिलेबस को तैयार नहीं कर पाएंगे। पहले ही बहुत मुश्किलों से आरएस प्री पास किया है, आरएस मेंस देने जा रहे हैं, तो सरकार से निवेदन किए जा रहे हैं। अब सरकार इन पर क्या ध्यान देती है, क्या इनकी मियाद या समय देती है, यह देखेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि 25-26 फरवरी को ही मेंस एग्जाम होने जा रहे हैं। मुझे 3 दिन हो गए अनशन पे, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ नहीं आया है। और नहीं, हमारे 3 बहनें तो हॉस्पिटल में भर्ती है और एक भाई जिन्होंने पानी भी छोड़ रखा वो भी आज हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार जो है वो हमें 2 से लगभग 3 महीने का पर्याप्त समय दे, ताकि हम हमारी पढ़ाई को अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो कंटिन्यू कर सकें। सिलेबस में जिस तरह का परिवर्तन किया गया है हमें वो परिवर्तन स्वीकार्य है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है और होना भी। जी, मैं केशव कुमार और अलवर से हूँ। हम यहाँ पर आरएस जो मेंस के एग्ज़ाम उसको पोस्टपोन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम के 10 दिन बाद हमारा मेंस का सिलेबस जारी किया गया और उसके दौरान हमें पर्याप्त समय उतना मिला नहीं है जितने में हमें ये इतना बड़ा सिलेबस को तैयार किया जाए। तो हम सरकार से यही मांग रख रहे हैं कि हमें उचित समय दिया जाए। काफ़ी टाइम से हम यहाँ पर बैठे हैं, लगभग हमें 10 से 12 दिन हो गए धरने पर, और पिछले 3-4 दिन से हमारे साथी लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और जिसमें से मेरा नाम भानुप्रिया चौहान है, मैं जयपुर से ही हूँ। आरएस मीन्स का एग्ज़ाम जो आरपीएससी हर धर्मिता के साथ में करवाने की सोच के बैठी हुई है, और वहीं हम जो है इतने सारे बच्चे और हमारे साथ में और भी आंदोलनकारी हैं जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी हमारे पास में ऑनलाइन संगठन है। हम 2 से 3 लाख का ट्वीट करते हैं और इंडिया में ट्रेंड करवाते हैं हमारा ट्विटर कैंपेन को। सर, आज हम लोग पीसीसी की जो मीटिंग चल रही है बिरला ऑडिटोरियम में, हम लोग कुछ विद्यार्थी वहाँ पे जाके खड़े हो गए थे आरएस पोस्टपोन का लेकर, और वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने हमें हटाया वहाँ से ज़बरदस्ती, तो हमें वहाँ से हटना पड़ा। फिर हम लोग शहीद स्मारक गए। शहीद स्मारक में हमको हमारी मुलाकात किरोड़ी सर से हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो मुद्दा उठाएंगे, और हम लोग वहाँ से यहाँ आए। यहाँ पे भी आज किरोड़ी सर आए हैं, राजेंद्र राठौड़ सर आए हैं, और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी मदद करेंगे। पूरे देश में हिजाब को लेकर बयानबाजी और रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस मामले में बॉलीवुड के भी कई सेलेब्स अपना पक्ष रख चुके हैं। इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है दंगल फेम जायरा वसीम का। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर हिजाब को लेकर अपनी बात रखी। जायरा ने लिखा कि हिजाब पहनना जरूरी और इसे इस्लाम में यह एक दायित्व है। जायरा ने अपने पोस्ट पर लिखा, यह धारणा चली आ रही है कि हिजाब एक पसंद है, ये गलत जानकारी है। सुविधा या ज्ञानता की वजह से ऐसी धारणा बनी है। इस्लाम में हिजाब पसंद नहीं बल्कि एक दायित्व है। इस तरह जब एक महिला हिजाब पहनती है तो वह उस ईश्वर द्वारा दिए गए दायित्व को पूरा कर रही है जिससे वे प्यार करती है और खुद को उसे समर्पित कर दिया है। मैं भी हिजाब पहनती हूँ। मैं इस सिस्टम का भी विरोध करती हूँ जब महिलाओं को ऐसा करने से रोका जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह अन्याय है जो उन महिलाओं पर किया जा रहा है। आप उन्हें लिमिट में बांध रहे, मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपका एजेंडे को बढ़ावा देना जैसा है। ये हिजाब में नहीं बल्कि आपके बनाए हुए सिस्टम में कैद है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।